फार्मा सेक्टर को डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपनी टॉपिक्स बताऊंगा विद रीजंस कि ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या थी और आगे वाले आने वाले दिनों में इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। यानी कोई हवाई बात नहीं आपसे करूँगा कि ये ले लें वो ले लें। आपको सॉलिड रीजंस और सॉलिड उनके ग्राउंड बताऊंगा कि ये सेक्टर में मेरी टॉपिक्स क्यों हैं और ये सेक्टर पहले मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर का बनाया। ये वीडियो आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र पे। अब ये दूसरी मैं फार्मा सेक्टर पे बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जो सेक्टर अच्छे हैं, जो अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, उनकी वीडियोस मैं आपको पहले बना के दे रहा हूँ ताकि आप ये रैली इंजॉय करें। अच्छा, फार्मा सेक्टर का आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि हमारे मुल्क में ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। पहले हर जो पाकिस्तान में मेडिसिन सेल होती थी उसकी प्राइस ड्रैप जो है वो रेगुलेट करती थी, वो बताती थी कि इस प्राइस से ऊपर नहीं आप बेच सकते। तो इसकी वजह से जो अच्छी कंपनी से जिनकी परफॉर्मेंस जो है ना काफ़ी एक डाउन थी, इस वजह से कि उनकी जो है ना मार्जिन्स बहुत कम हो गए थे, ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन बहुत कम हो गए थे। वो फार्मा सेक्टर हमारा डिप्रेस रहा था पिछले कुछ सालों से। फिर ये तकरीबन एक साल हुआ है, ड्रैब ने जो है ना नॉन असेंशियल जो मेडिसिन है ना उनकी डी रेगुलेशन कर दी है, यानी उन्हें वो कंट्रोल नहीं कर रहे। तो जब से ये फिर डी रेगुलेट हुई हैं प्राइसेस, तो जो अच्छे ब्रांड थे, जो अच्छी कंपनियां थी, उनकी ईपीएस बढ़नी शुरू हो गई है, उसमें ग्रोथ आई है और आगे आने वाले दिनों में आप मजीद इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको ना एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ फार्मा सेक्टर की, थोड़ा सा एक ओवरव्यू के लिए कि इस सेक्टर में क्या पोटेंशियल है और क्या इस सेक्टर में आइंदा हो सकता है। अच्छा, ये ना बता रहे हैं कि एक तो हमारी जो फार्मा सेक्टर है ना, पिछले दिनों में ये जो अलीम खां हैं हमारे, जो वफाकी वजीर हैं तजारत के, उन्होंने भी ये बात की है कि जो हमारा फार्मा सेक्टर है ना, इसमें ह्यूज पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का। और जो हम मतलब कि टेक्सटाइल वाली सेक्टर भी रहे हैं, अपने दूसरे अपने एवेन्यूज ने देखे। जाम कमाल साहब जो हैं उन्होंने भी यही बात की है, वो वजीर है। तो अब हुकूमत का भी फोकस इस पे है कि हमने जो है ना फार्मा की अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। इंडिया आईटी के बाद फार्मा में सबसे ज़्यादा वो पैसे कमा रहा है। तो हम भी फार्मा इंडस्ट्री हमारी माशाल्लाह ग्रोथ में है, लेकिन वो एक्सपोर्ट में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो हुकूमत का भी आप इन्हें आने वाले दिनों में मजीद फैसिलिटेट करना है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है। अब ये वो बता रहे हैं इसमें कि जो हमारा मेडिकल एक्सपेंडिचर है ना पर कैपिटा, यानी एक बंदे पे जो कितना साल का एक जो हेल्थ केयर में उसका एक्सपेंस आता है, वो दुनिया का रीजन में भी लोएस्ट है। ठीक है। ये हमारा जो है ना पाकिस्तान में 38 USD है पर ईयर का, एक बंदे का जो है खर्चा जो हेल्थ केयर पे वो कर रहा है वो $38 है। जो हमारा इंडिया नेबरिंग कंट्री उसका 56 है। श्रीलंका का 151 USD है। इस तरह बांग्लादेश का भी हमसे ज़्यादा है। यानी कहने का मकसद है, ये नीचे उन्होंने जो डेवलप कंट्रीज है उनको बताया कि कनाडा में 5620 है। तो यानी ये रूम बता रहा है आपको कि कितना रूम है इस सेक्टर में, कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में, जो कि आने वाले दिनों में एक्सप्लोर होगा। और इसी वजह से जो इसकी पोटेंशियल की वजह से आप याद रखिएगा कि आपने देखा होगा कि जो बैंक्स हैं वो 1.5 की पीई पे भी मिल रहे हैं आपको, और जो फार्मा सेक्टर है वो आपको 25-30 की पीई पे भी मिल रहे हैं, 20 तो ऑन एवरेज है। तो पीई हाई होने की रेशो यही है कि पीई तभी हाई होती है जब उसमें ग्रोथ के चांस हो। जो हमारा आईटी सेक्टर है उसकी पीई भी बहुत हाई है, लेकिन आईटी सेक्टर उसका परफॉर्म नहीं कर रहा। जो पिछला एक साल आप देखें तो आप एवियन देखें, नट्सोल देखें, सिस्टम अब चला है कुछ पिछले हफ्ते डेढ़ से थोड़ा बेहतर रिजल्ट आया, लेकिन कोई मज़ेदारी नहीं है उसमें। आपने अगर इतने हाई पीई पे लेना है तो उसके पीछे आपका वो सेक्टर स्टैंड कर रहा हो जिसमें वाकई आप देखेंगे कोई मटेरियल, उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं, कोई मटेरियल ग्रोथ उसमें नज़र आ रही है। तो हाई पीई पे लेने का मकसद ये होता है
कि उसमें अगर आप आईपी पे रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिवार्ड टू रिस्क रेशियो अच्छी हो उसकी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो मैं एक बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, जो वैसे मल्टीनेशनल है और पाकिस्तान में भी वो काम करती है, काफ़ी देर से काम कर रही है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। अच्छा, ये जो डीरेगुलेट हुई हैं, इनमें जो नॉन एसेंशियल है ना, आपने याद रखना है, वो मोस्टली जो हमारे मल्टीनेशनल ब्रांड है उनकी नॉन एसेंशियल है। जो हमारी लोकल ब्रांड है उनकी तो मोस्टली रजिस्टर नहीं, जो रजिस्टर है वो एसेंशियल्स में ज़्यादा काम करते हैं, उनके ग्रॉस मार्जिन इतने अच्छे नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है, पॉइंट जो आपने लेना है, कि जो मल्टीनेशनल है ना, ग्रोथ ज़्यादा उनमें होगी आने वाले दिनों में, ठीक है। अब ये मैं ग्लैक्सो का देखता हूँ, तो 1 ईयर चेंज है इसकी 266%, और वाईटीडी चेंज है 238%, ठीक है ना, यानी डबल से भी ये ज़्यादा हो गया। आपने एक और बात याद रखनी है कि इसमें डिविडेंड नहीं होता, इस सेक्टर में ग्रोथ है, डिविडेंड नहीं है। अच्छा जी, ये इसका हमने देखा, मैंने एक सेपरेट शीट बनाई हुई है जिसमें हम ना इसकी पीएस और सेल्स डिस्कस करेंगे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसका फ्री फ्लोट देखें 20% है, यानी कि ये फ्री फ्लोट कम ही वैसे बेहतर रहता है, इसमें इतना ना आपको मार नहीं पड़ती। अच्छा, ये मैं जो रिसेंट इनकी क्वार्टर रिपोर्ट है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, उसमें वो कंपनी क्या कहती है। अच्छा, ये कंपनी कह रही है कि कंपनी हैज अचीव नेट सेल ऑफ 43.6 बिलियन, रिफ्लेक्टिंग ए ग्रोथ ऑफ 17.7%। ठीक है, वो ये बता रहा है कि 17% ग्रोथ है। और नीचे आप आए, कंपनी ग्रॉस मार्जिन स्टूड एट 29.9, रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज ऑफ 15%, यानी कि मार्जिन में भी इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। हम थोड़ा सा ना एक इसका देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से सेल करता है, थोड़ा सा। ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग मतलब कि डेली लाइफ में इनसे हमें ना वास्ता पड़ता है। ये पैनाडॉल है जी इनकी, अब पैनाडॉल तो ये इन्होंने हेलियन को दे दिया है, वो भी इसे सेपरेट हुआ है, वो ये चीज़ें देख रहे हैं। जेंटल है, ये बच्चों के लिए होती है, ठीक है। फिर ये वॉल वॉल्ट्रल है, ये जो दर्द के लिए है। बैटनोवेट क्रीम है, ये काफ़ी यूज़ होती है। कालपोल सिरप है, ठीक है। फिर इसमें जो मशहूर बैटनासोलन आई ड्रॉप है, ये काफ़ी मशहूर है। ये चीज़ें जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा इससे दिखा रहा हूँ कि फेमस ब्रांड्स हैं जिन्हें ये जो है ना, जिनकी सेलिंग ये कर रहे हैं, ठीक है। बाकी भी काफ़ी हैं, ये तो मैंने ना इनकी काफ़ी वैक्सीन इनकी काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल होती हैं, और ये चीज़ें जो है ना इनकी काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं। इसका मैं ना अब एक्सेल की शीट पे दिखाता हूँ कि टॉप पिक है मेरी ये, इसकी रीज़न क्या है। अच्छा जी, ये इसकी आप ना इसकी ईपीएस देखें। ईपीएस इसकी फर्स्ट क्वार्टर में थी 1.78, सेकंड क्वार्टर में थी इसकी 15.6, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट क्वार्टर में इसकी ईपीएस थी 1.78, वो सेल्स थी इसकी 15 बिलियन। सेकंड क्वार्टर में ईपीएस इंप्रूव हुई 3.4 बिलियन, सेल आल दो इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन जो इसके ग्रॉस मार्जिन हैं वो इंक्रीज हुए हैं। जब प्राइस डीरेगुलेट हुई है तो आपको इसमें जंप नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट 100% का ईपीएस ग्रोथ जो इसकी आई है। अच्छा जी, थर्ड क्वार्टर में आप देखें, जो अभी रिसेंट क्वार्टर है इसका, ईपीएस फिर ऑलमोस्ट 100% का इसने जंप लिया, 6.05 पे आ गई। और जो इसकी सेल्स है वो भी इम्प्रूव हुई है। इसकी पी रेशियो है 19%, जो ये इसकी पी जिस तरह इसमें ग्रोथ आ रही है, इसकी पी जाएगी 30 तक भी जाएगी। तो जब पी बढ़नी तब भी है जब इसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी। बाकी ये मैंने ना दूसरे लिए, अगर आप ग्लैक्सो में इंटरेस्टेड नहीं है तो सेकंड पिक मेरी एबर्ट है। एबर्ट का भी अब मैं डिटेल उसका शेयर नहीं कर रहा, जिस तरह इसकी एक वीडियो लंबी हो जानी है, लेकिन एबर्ट के भी बड़े मशहूर ब्रांड है, लाइक पीडियाश्योर, फिर बच्चों के जो है इंश्योर बड़ों का, पीडियाश्योर बच्चों का, फिर सरबैक्स जी है, फिर और इनके जो है ना काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है इनकी प्रोडक्ट्स की, और इसमें भी काफ़ी आने वाले दिनों में ग्रोथ है, ऑलरेडी इसने इम्प्रूवमेंट दी है। इसकी भी आप देखें, फर्स्ट क्वार्टर की ईपीएस थी इसकी 15, सेल थी 16 बिलियन,
सेकंड क्वार्टर में इसकी ना ये डिप ली है, इसी वजह से ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं रहा, क्योंकि इसकी ना थोड़ा सा ये डिप इसने लिया है। सेल्स आल तो उतनी रही है, लेकिन ईपीएस में इसकी डिप आई है। अब थर्ड क्वार्टर में इसकी बड़ी अच्छी ईपीएस आई है 18 की, और सेल्स भी जो है वो 17 बिलियन आई है। इस वजह से इसका प्राइस एक्शन इसकी आया, स्टॉक प्राइस में भी आया। अब 950 तक भी ये गया है, मैं 1000 तक भी गया है 800 से कुछ दिनों में। ठीक है, इसकी भी पीई कम है, स्टिल अट्रैक्टिव है। आगे हेलियन है, हेलियन ये जो सेंसोडाइन हमारा पेस्ट है, पैराडॉन टैक्स है, पैनाडॉल है, वो ये हेलियन करता है सेल। इसमें भी देखें आप, कंसिस्टेंट ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस और सेल्स में। ठीक है, लेकिन इसमें वो ग्रोथ नहीं है जो हमें ग्लैक्सो में नज़र आ रही है, लेकिन इसकी पीई भी थोड़ी हाई है। आगे सिटी फार्म है, ये लोकल ही हमारा। इसकी आप देखेंगे ये इसमें ईपीएस में डिक्लाइन आ रहा है, देखें। लेकिन इसमें अट्रैक्टिव चीज़ ये है कि इसकी पीई कम है, लेकिन पीई कम होने की वजह से भी ये वजह ये है कि इसमें ग्रोथ नहीं नज़र आ रही उतनी। हाल तो ग्रोथ है इसमें। एक और अच्छी चीज़ है, इसने डिविडेंड भी दिया है, 3.25 रुपये इसने डिविडेंड दिया है लास्ट, ये जो अभी रिपोर्ट आई इससे पहले क्वार्टर में जो इसकी हाफ ईयरली थी। तो ये भी मतलब प्राइस इसकी कम है इस टाइम, लेकिन वो इसमें मैं ग्रोथ नहीं एंटिसिपेट कर रहा जो मैं ग्लैक्सो में कर रहा हूँ। ठीक है, ये अब आप आपसे मैं डिस्कस कर लिया सारा। कोई मज़ीद अगर आप कोई चीज़ देखना चाहें, पूछना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछेगा। ग्लैक्सो में काफ़ी रूम है, ये आपको 6 माह में इंशाल्लाह ये आपको 50% गेन आराम से दे देगा, ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन आपको बड़ा अच्छा ये गेन देता है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स पे डिस्कस कर लेता हूँ कि टेक्निकल चार्ट्स पे इसका क्या व्यू बन रहा है। ये आप देखें कि यहाँ से ये उठा था 97 से, 3 मई को 97 रुपीज़ का था। ईपीएस अच्छी आई है इसकी, साथ इसमें ग्रोथ आ गया। मैं जितने भी आपसे स्टॉक्स शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, फंडामेंटली वो स्ट्रांग होंगे। मैं जो टेक्निकल्स पे चल रहे होते हैं, जुआ सट्टा स्टॉक, मैं ना आपसे डिस्कस करूंगा ना आपसे शेयर करूंगा। डिस्कस इस सेंस में कर सकता हूँ कि इससे आप बचें, लेकिन मेरी जो फर्स्ट जो बेस है जिस पे मैं स्टॉक आपसे डिस्कस करता हूँ, मैंने अगर फर्टिलाइजर डिस्कस किया, मैं आपसे ये कर रहा हूँ, तो पहली जो मेरी जो क्वालिफिकेशन है स्टॉक की डिस्कस करने की, वो उसका फंडामेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो आप देख लें, अगर ऑक्टोपस है, कहाँ से वो कहाँ गया और आज का जलील हो रहा है। अगर कॉसम है, फिर दाता एग्रो है, फिर आप देख लें वो क्लाउड था, इस किस्म के मैं स्टॉक, आगा स्टील है, उसमें न्यूज़ थी तो 15-16 में गया है, अब जलील हो रहा है। मैं यानी कि आपसे ऐसे स्टॉक कभी भी आपसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फ्लाइंग सीमेंट आजकल बड़ा ऊपर जा रहा है, आप उसे अवॉइड करें, उसमें कैप लग रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है वो। ठीक है, सीमेंट सेक्टर में भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ दिनों तक कोशिश करता हूँ बनाने की, उसमें भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने किन स्टॉक्स में काम करना है। आप चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप कहेंगे कि यार हमें ना सही चीज़ें मिल रही हैं। मैं वो टेक्निकल चार्ट्स पे और जो जिसमें राइज आता है और जो चल रहा है, तो वो नहीं मैं कहता ये ले लें ले लें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरी रिसर्च होती है, मेरी वर्किंग होती है, फिर ही मैं आपसे कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ। ये देखें जी, इसकी ईपीएस अच्छी आई है। ईपीएस ही अगर किसी की बेहतर आई है तो वो ही ऊपर जाएगा स्टॉक। अगर कोई वैसे गया है ऑक्टोपस की तरह, तो वो कोलैप्स कर जाएगा, फिर आप वो नीचे से फिर उठाते हैं उसे, लेकिन वो बड़ी रिस्की ट्रेड होती है, आपने अवॉइड करना है। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इन स्टॉक से दूर रहेगा, जो टेक्निकल्स पे चल रहे हैं तो वही बचा रहेगा। फंडामेंटली स्ट्रांग में आप काम करें, एक बंदे को ट्रस्ट होता है, एक बंदे को कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने लिया है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर मार्केट करेक्शन ले रही है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो मेरा ये स्टॉक जो है ये मुझे धोखा नहीं देगा। मैं अगर रख भी लूँ तो इंशाल्लाह थोड़े पीरियड के बाद ये चलेगा। आपने क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखते रहना है, अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आपने फिक्र नहीं करनी।
हमेशा अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको पता हो किस दिन इसका रिजल्ट आना है और क्या रिजल्ट आया। मुझसे पूछ लें कि इसका क्या रिजल्ट अच्छा है नहीं अच्छा है, खुद वैसे कोशिश करें। तो जो स्टॉक में जिसमें आप काम कर रहे हैं जिस तरह बचेंगे, रिजल्ट वाले दिन आपको पता होता है आज इसका ये रिजल्ट आया है, ये मेरा बच्चा पहले फर्स्ट आता था, अब ये पोजीशन इसने ली, इसकी रीजंस क्या हैं। आप अगर आंखें बंद रखेंगे तो आप नुकसान करेंगे। इस तरह ही आपने जो आपके पास स्टॉक है लॉन्ग टर्म मैं कहता हूँ रखें, लेकिन आप जो उसका रिजल्ट है उससे आंखें ना फेरें। रिजल्ट आप देखें, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कंपनी आपको पसंद है, तो आप एग्जिट लें फॉर द टाइम बिंग, फिर आप उसमें लें। अगर उसी में आपने काम करना है, थोड़ी सी करेक्शन आएगी, करेक्शन में आप ले लें, वही आपको 20-25% गेन मिल दे देगा, बजाय कि आप लेके बैठे रहेंगे अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक, जो आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये चीज़ें हमेशा ज़हन में रखा करें, बिल्कुल लाइलम होकर काम ना करें किसी के कहने पे। अच्छा जी, ये हमारा उधर से उठा है जी 95, 95 से ये इसका आई है जिस दिन 99 पे था 3 मई को, और ये 10 मई को 140 पे चला गया। मजा तो तब आता है ना, ऐसा ऐसी आपको ग्रोथ में। फिर ये कंसोलिडेट फेज में रहा, अगली अर्निंग तक वेट किया, अगली अर्निंग पे 132 से फिर ये ऊपर गया। यानी आपसे मैं जो शीट शेयर की है, ईपीएस में ग्रोथ है, ईपीएस में ग्रोथ है, तो स्टॉक को अगर उसका फ्री फ्लोट भी कम है तो कोई नहीं उसे रोक सकता ऊपर जाने से। ये 163 पे गया है, फिर ये देखें ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। ये फिर इसकी सपोर्ट एक मैंने लाइन ड्रा की है कि यानी कंटिन्यूसली इसमें सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से फिर इसने सपोर्ट लिया है। और ये मुझे याद है ये रिजल्ट वाला डे था इसका 28, तो 211 से ये फिर ऊपर गया है। मैंने भी आपको अगर पर्सनल शेयर करूं तो मेरी इस पर नज़र थी, क्योंकि इसका मुझे मेरी वर्किंग थी कि इसकी ईपीएस अच्छी आनी है। मैंने ये 211 पे मैंने कहा रिजल्ट वाले दिन थोड़ा सा मौका मिलता है नीचे लेने का, मैं वेट करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ नहीं आया और ऊपर चला गया। मुझसे ये नहीं, ये ऐड नहीं हुआ अपने पोर्टफोलियो में। तो किस्मत में नहीं था, मतलब कि ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन मेरी वर्किंग और नज़र थी इस पे, मुझसे ये मिस हो गया। अब ये ऊपर आता रहा, इस दिन फिर ना ये मार्केट ने करेक्शन ली है, ये 247 पे आया है यकम को। आप देखें यकम को ये 247 पे आया, जो ही नीचे आया तो बाहर आ गए, उन्होंने फिर इसे उठा के ऊपर ले गए। यानी अच्छा स्टॉक है, वो उसे नीचे नहीं आने देते। सेम लाइक एफएफसी, उसमें आप देखें रिजल्ट वाले नीचे आया, जो पैनिक होकर बंदों ने सेल किया, उसका डिविडेंड नहीं था, साथ ही बाइंग आई और ऊपर चला गया। यानी अच्छा स्टॉक जो है ना वो नीचे आने के उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, वो इतनी करेक्शन नहीं लेता, लेगा सही लेकिन इतनी ज़्यादा डिप नहीं लेता। अच्छा ये देखें अब 279 पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इसका बाइंग किधर बनती है। अब अगर आप इसमें देखें तो स्टिल बाइंग इसमें रिकमेंडेड है, क्योंकि मूविंग एवरेज जो 9 है उसके ये ऊपर प्राइस चल रही है, ऊपर है। लेकिन और जो इसकी आप आर एस आई देखें तो वो भी इसमें भी क्वेश्चन है कि यानी यहाँ तक तो ये मुझे जाती नज़र आ रही है, इसका यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है ऑलमोस्ट 90 से, यानी 90 तक इसमें अभी क्वेश्चन है, आप इसमें जा सकते हैं। जब ये आर एस आई 88-90 को टच करना है तो इसने एक रिजेक्शन लेनी है, फिर प्राइस डिप आएगा। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं उन्हें सेल करके अभी आप इसमें एंट्री ना लें, अगर आपके पास फ्री कैश है तो आप इसमें एंट्री लें, इंशाल्लाह ये आपको हफ्ते डेढ़ में अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन आपने इसमें फिर लॉन्ग टर्म लेना तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपने ऊपर जाके ऑलमोस्ट 300 जब इसने क्रॉस करना है तो आप ना इसमें थोड़ा सा एक एग्जिट ले सकते हैं, उसके बाद फिर आपको ना थोड़ा सा ये डिप पे मौका दे सकता है। और चैनल की जब ये सपोर्ट पे आएगा आगे आपने चैनल ड्रा कर लेना है, जो ये चैनल सपोर्ट पे आएगा आपने फिर बेफिक्र होकर इसमें एंट्री ले लेनी है। इंशाल्लाह ताला इससे आप रिलैक्सो को हाथ में रखें, इस पर नज़र रखें, वॉइस इसमें ऐड रखें, थोड़े थोड़े वॉल्यूम के साथ ना ये देखें अपर कैप, मतलब कि इसमें वॉल्यूम से क्योंकि फ्री फ्लोट कम है तो ये लोग जो है ना इसमें मतलब कि फ्लक्चुएशन कम है, बीटा इसका वॉलेटाइल नहीं है इतना, बंदे को परेशान नहीं इतना करता। ठीक है, आप इसमें काम करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, तो आप ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। और चैनल के साथ अटैच रहें, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो करें,
कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप किसी और स्टॉक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं किसी और सेक्टर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आई, नफ़ा होगा तो नफ़ा आपको मुबारक हो, नुकसान होगा इसमें थोड़ा सा अगर डिप लेता है तो आपने परेशान नहीं होना, लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ये अच्छा रहेगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।